एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्टूबर मंथ की नॉर्मल करंट अफेयर, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे अगस्त और सितंबर महीने की करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। अक्टूबर महीने की जो आपकी मैगज़ीन है क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी इसके आसपास एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ओलंपिक्स के बारे में, पैरा ओलंपिक्स के बारे में सब कुछ चीज़ें डिस्कस की गई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैगज़ीन हो जाती है ये। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS, अब ये क्या चीज़ है? तो ये एक नया सिस्टम है। ठीक है, और ये जो है नया सिस्टम फास्टैग और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन तकनीक का एक विकल्प होगा। यानी कि आपके जो टोल पर जो फास्टैग की सुविधा है मिलती है आपको, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट जो मिलता है आपको, उसका एक विकल्प के रूप में ये कार्य करेगा, यानी कि उसको भी उससे भी तेज़ करने के लिए। ठीक है, इसमें इसकी सारी प्रक्रिया दी गई है कि कैसे जो है कुछ कुछ दूरी पे कैमरे लगाए जाएंगे और फिर वो कैमरे जो है वाहन को कैप्चर करेंगे, फिर वो बताएंगे कि जो है ना जो कि कितने किलोमीटर ये वाहन चला है, फिर उस हिसाब से उसका टोल काटा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसमें जो स्टार्टिंग का 20 किलोमीटर होगा उसमें जो है कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, उसके बाद से शुल्क लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें वो की गई हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से इतना इम्पोर्टेंट नहीं करती है। बस इतना याद रखना, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम किससे रिलेटेड है? तो आपका जो टोल का मामला है सारा उससे रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें फास्टैग और ऑटोमेटिक जो नंबर प्लेट है उसका विकल्प है ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि 4 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के किस राज्य के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो त्रिपुरा। ये समझौता भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, NLFT, ATTF के मध्य हुआ है। याद रखना, पूछा जाता है कि ये शांति समझौता भारत सरकार, त्रिपुरा की सरकार, NLFT, ATTF के मध्य हुआ है। ये पूर्वोत्तर के लिए 12वां तथा त्रिपुरा से संबंधित तीसरा समझौता है। केंद्र सरकार ने त्रिपुरा के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए की पैकेज का ऐलान किया है और NLFT तथा ATTF त्रिपुरा के बड़े सशस्त्र संगठन। ठीक है, पता चल गया कि भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और जो त्रिपुरा के जो सशस्त्र संगठन हैं उनके मध्य ये शांति समझौता किया गया है। नेक्स्ट, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विभाग। अब ये एक विभाग बनाया गया है, इसकी शुरुआत की गई है और यहाँ से भी कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा, जस्ट मैं समझा रही हूँ, बस वो सुनो आप। अब ये बनाया क्यों गया है? सबको पता है कि पर्यावरण से और पारिस्थितिकी से संबंधित काफ़ी मुद्दे होते हैं और ये हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम हमारी रैंकिंग जो है विश्व में अच्छी खासी स्थापित करें, बस उसी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, वैश्विक में अपना मानक स्थापित करने के लिए, अपनी रैंकिंग को सुधारने के लिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी विभाग जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का दूसरा बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क, मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्टार लगा लेना, इसको तो भूलने का कोई चांस नहीं है। अगर भूलना भी चाहोगे तो भी आपको जो ये टॉपिक है वो आपको जो आपका जो ये नहीं है सोलर सिस्टम वगैरह, इसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको वहाँ से इसको याद करना पड़ेगा। तो इसमें है कि ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना मध्य प्रदेश में है, में 90 मेगावाट क्षमता की देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना है ये खंडवा मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखना कहाँ पर है? तो ये ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर जो है 90 मेगावाट क्षमता का देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग जो सोलर है वो लगाया गया है। दूसरा है कि तेलंगाना में 100 मेगावाट का रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर परियोजना देश की दूसरी बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना है। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, भूलने का कोई चांस नहीं है इसमें। नेक्स्ट है कि मिस टीन ग्लोबल 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी मृण्मयी डे। नेक्स्ट,
अगस्त 2025 में भारत के 3 नए स्थलों को शामिल होने के बाद भारत में टोटल रामसर साइट कितनी है? तो 85 है। और रामसर साइट क्या होती हैं? तो एक दलदली क्षेत्र होता है, उसको रामसर साइट बोलते हैं। राजस्थान में भी रामसर साइट है, एक तो सांबर झील है और एक आपका केवलादेव अभयारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते 14 अगस्त 2024 को भारत के 3 नए स्थल सूचित किए गए, जिसमें नजरायन पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में है, और काजूवेली पक्षी अभयारण्य ये भी तमिलनाडु में है, तवा जलाशय जो कि मध्य प्रदेश में है। जून 2024 में 2 स्थल रामसर सूची में शामिल किए गए हैं। नागी बर्ड सेंचुरी बिहार में है, नकटी बर्ड सेंचुरी बिहार में है। अब भारत में टोटल रामसर साइट 85 स्थल जो है वो हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत का पहला सकल पर्यावरण उत्पाद ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिसने जल, वायु, वन, मिट्टी सहित अपने प्राकृतिक संसाधनों को मौद्रिक मूल्य प्रदान किया है। इसे ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट नाम दिया गया है। यानी कि उत्तराखंड ने अपना जो पर्यावरण है उसका एक मूल्य निर्धारित किया है कि ये भी एक मूल्यवान चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि कोई आप जो है कुछ चीज़ खरीदने गए, मान लीजिए एक पेन है, तो उसका मूल्य 10 रुपये है, तो उसका कुछ ना कुछ तो मूल्य हुआ ही। वैसे ही अब आपको कहा जाए कि आपके पर्यावरण का क्या मूल्य है, तो आप सोचोगे कि पर्यावरण का तो क्या ही मूल्य हो सकता है, मिट्टी का तो क्या ही मूल्य हो सकता है ना। लेकिन जो है आपकी उत्तराखंड सरकार ने इसको भी मूल्यवान घोषित किया है, इसका भी मूल्य होगा, और इसे जो है ग्रीन जीडीपी का एक घटक माना जाएगा। यानी कि जिस तरीके से प्रॉफिट होता है और वो जीडीपी में जुड़ता है, उसी प्रकार से अब जो है एनवायरनमेंट में जितना भी प्रॉफिट होगा, यानी कि एनवायरनमेंट में जितने भी सुधार होंगे, वो आपका ग्रीन जीडीपी में जो है वो जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्वच्छ नदियों का स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? वाराणसी। भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीति साझेदारी से वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य जितनी भी छोटी नदियां हैं उनको बचाना, उनका जो है प्रबंधन अच्छे तरीके से करना, ये सारा चीज़ें जो है इसके तहत होगा। और याद रखना, इसमें जो है भारत और डेनमार्क ये 2 के बीच साझेदारी हुई है। नेक्स्ट है कि 7वां राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर 2024 को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया। इसकी शुरुआत हमने 2017 में की थी, और वर्ष 2024 का जो पोषण माह है उसका थीम याद रखना, सही पोषण देश रोशन। सही पोषण देश रोशन पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है। पोषण ट्रैकर पहल, अब ये क्या चीज़ है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को पोषण ट्रैकर पहल को ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार सरकारी प्रक्रिया और डिजिटल परिवर्तन के लिए दिया गया है। यानी कि आपका जो पोषण ट्रैकर पहल है, इसमें जो है जितने भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको कितनी सारी चीज़ें दी गई है, क्या चीज़ें नहीं दी गई है, वो सारी जो है ये पोषण ट्रैकर जो है वो ट्रैक करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन एवं लोकार्पण किया है? तो उदगीर, लातूर, महाराष्ट्र में। बुद्ध विहार कर्नाटक के कलबुर्गी में स्थित बुद्ध विहार की प्रतिकृति है। इसका मुख्य द्वार बिहार के सांची स्तूप से प्रेरित है। नेक्स्ट है कि सुभद्रा योजना। पहली चीज़ तो सुभद्रा योजना किससे रिलेटेड है? तो ये महिलाओं से रिलेटेड है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2024 को किया है, और ये ओडिशा की है। ओडिशा सरकार की महिला केंद्रित योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये 21 से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको वित्तीय संबल प्रदान करने हेतु 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता से संबंधित है ये सुभद्रा योजना। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने इसी वर्ष 14 मार्च को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कमेटी ने सभी विधानसभाओं को कार्यकाल जो है 2029 तक जो है करने का सुझाव दिया है। प्रमुख सुझाव है कि पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव है वो एक साथ करवाए जाएं। दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के जो है इलेक्शन करवाए जाएं। ठीक है, फिर इसमें जो है चुनाव आयोग की तीन चुनावों के लिए सिंगल वोटर जो लिस्ट है वो तैयार करवाई जाए। गोविंद समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 7 देशों की चुनाव प्रक्रियाओं का अवलोकन किया है, जिनमें कौन कौन है? जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है। वन नेशन वन इलेक्शन के जो सदस्य हैं हरीश साल्वे, अमित शाह, अधीर रंजन, गुलाब नबी, NK सिंह, सुभाष कश्यप और संजय कोठारी रहे थे। याद रखना इम्पोर्टेंट है, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकती, इसमें कोई काट छाट नहीं कर सकती, इसमें सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि जो आपकी गोविंद समिति है उसने जो है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कौन से देशों से प्रेरित होकर या कौन से देशों का अवलोकन करके जो है ये देश में लागू कर रहे हैं, और इस वन नेशन वन इलेक्शन जो आपकी समिति है उसके सदस्य कौन कौन थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान योजना के तहत किस आयु वर्ग के लोगों को मुफ्त इलाज की श्रेणी में शामिल किया है? तो 70 या इससे अधिक आयु के जो लोग हैं उनको मुफ्त इलाज की श्रेणी में शामिल किया है। अब देखिए, ये एक योजना है आपकी, और योजना से कुछ भी पूछा जा सकता है, यहाँ तक कि योजना का खर्च तक पूछा गया है। आप ये बात कर रहे हो तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, इसमें आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ लो यार, 1-2 योजनाएं तो होती हैं। ठीक है, तो इसमें 70 या इससे अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं उनको निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। इलाज की ये सीमा प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए तक निर्धारित की गई है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत आय और सामाजिक स्थिति की इसमें कोई भी जो सीमा है वो तय नहीं की गई है। इम्पोर्टेंट, इसमें कोई भी सीमा आय की सामाजिक स्थिति की कोई सीमा तय नहीं की गई है। वरिष्ठ नागरिकों की योजना के तहत नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा जो 2 बुजुर्गों के लिए होगा। ठीक है, यानी कि परिवार में ये जो लाभ है वो 2 बुजुर्गों को दिया जाएगा। ठीक है, PMJ योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। योजना के तहत लाभार्थी सरकारी और निजी हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज प्राप्त कर सकता है। भर्ती के बाद 15 दिनों तक देखभाल खर्च भी जो है मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ई-श्रम पोर्टल से लिंक होने वाली 10 योजनाएं हैं। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा, छोड़ दो इसको, फालतू में समय जाया ना करो। NPS वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब ये किन के लिए है? तो ये माता पिता जो अपने बच्चों की जो भविष्य की वित्तीय आवश्यकताएं हैं उनके लिए बचत खाता खोल सकते हैं, इससे संबंधित है, मतलब उसी के लिए है ये। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए NPS वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। NPS वात्सल्य नियमन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा किया गया। ये माता पिता को अपने बच्चों के लिए भविष्य में वित्तीय आवश्यकताओं के लिए बचत हेतु खाता खोलने की अनुमति देती है। नेक्स्ट है कि PM E-ड्राइव स्कीम। अब ये क्या चीज़ है? तो इसमें जो है आपके जितने भी E2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, एम्बुलेंस, ट्रक आदि है उनको बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी गवर्नमेंट, और इसके लिए जो है 10,900 करोड़ रुपए खर्च करेगी गवर्नमेंट। बस यही चीज़ है इसमें PM E-ड्राइव स्कीम। मिशन मौसम क्या है? तो मौसम से संबंधित सटीक जानकारी लेने के लिए, मौसम में होने वाली जो घटनाएं हैं उनकी सटीक जानकारी लेने के लिए जो है आपकी मौसम मिशन चलाया गया है, और इसमें 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है
और ताकि जो है हम अगर मौसम से संबंधित जुड़ी घटनाओं को अगर सटीक तरीके से जान ले तो उससे निपटने का भी हमें एक मतलब तरीका मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम सही समय पर संभल जाएंगे, यही चीज़ है। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तीनों संस्थानों के द्वारा मौसम पूर्वानुमान केंद्र लागू किए जाएंगे और इसमें कुछ अन्य फैसले भी लिए गए हैं। ठीक है, मुंबई इंदौर के मध्य 309 किलोमीटर एक नई रेल लाइन को मंजूरी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत गुजरात के साणंद में एक और सेमीकंडक्टर इकाई लगाने को मंजूरी। और 2024-25 से 2028-29 तक पीएम ग्राम सड़क योजना का जो चौथा फेज है उसको मंजूरी प्रदान की गई है। डिजिटल कृषि मिशन के लिए 2817 करोड़ रुपए की मंजूरी। आदर्श ग्राम योजना इम्पोर्टेंट है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आदर्श सौर ग्राम योजना के क्रियान्वयन के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम बनाने पर बल दिया गया है। मंत्रालय ने इसके लिए 800 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पात्रता: गांव की आबादी 5000, विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए गांव की आबादी 2000 होनी चाहिए। प्रोत्साहन: प्रत्येक जिले के सर्वाधिक नवीकरण ऊर्जा क्षमता वाले विजेता गांव को 1 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता जो है अनुदान के रूप में मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा। आपका जो ये गलियारा है वो 781 किलोमीटर का है। ठीक है, अब इस गलियारे में हम भी आते हैं। हम मतलब राजस्थान वाले भी आते हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के राज्यों के लिए 781 किलोमीटर कुल लंबाई की इस परियोजना के निर्माण के लिए भारत ने अगस्त 2024 में विश्व बैंक के साथ $500 मिलियन की ऋण सहायता हेतु समझौता किया है। अब ये याद रखना कि हरित राष्ट्रीय राजमार्ग जो गलियारा है उसमें कौन इन्वॉल्व है, तो विश्व बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण शहरी आवास योजना 2.0। ये क्या है पूरा याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ष 2024-25 से 28-29 तक पीएम आवास योजना 2.0 को मंजूरी दी गई है। 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में, 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में। याद रखना 2 करोड़ गाँवों में, 1 करोड़ शहरों में। बजट 3,60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। शहरी क्षेत्रों में जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए हॉस्टल बनाने की योजना है। EWS निम्न मध्यम आय वर्ग में 25 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर 4% ब्याज की जो है सब्सिडी दी जाएगी। वित्तीय प्रावधान शहरी क्षेत्र में 1.5 लाख रुपए, ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख मतलब 1.20 लाख रुपए। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें बायो राइड। अब ये क्या चीज़ है? बायो राइड ये एक योजना है और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितने भी स्टार्टअप है जो पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देते हैं उसका पोषण करते हैं, ये उससे रिलेटेड योजना है आपकी बायो राइड। और ये जो है केंद्र सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने बायो राइड योजना को मौजूदा योजनाओं जैसे बायोटेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का विलय किया है। नेक्स्ट बात करते हैं 9 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है महिला किसानों को सशक्त बनाना है। ठीक है, इसके बारे में याद रखना कि ये किससे रिलेटेड है, तो महिला किसानों से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति 2.0। अच्छा, आप बता सकते हैं कि श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? मतलब दूध से तो है ही, किन्होंने स्टार्ट की थी, कब स्टार्ट हुई थी, ये बता सकते हैं आप। सोच के बता देना, कमेंट कर देना। ठीक है, कार्यक्रम में 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा इस योजना में। इसमें महिलाओं को सशक्त बनाने, मतलब जो महिला किसान हैं उनको सशक्त बनाने, स्थानीय दूध का उत्पादन बढ़ाने, डेयरी का जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करना, डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें इसके तहत होगी। साथ ही जो आपका सहकारी समितियों में माइक्रो ATM की जो है शुरुआत भी की जाएगी, जिसमें ATM की तरह ही आपको बैंक की कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ते हैं और बैंक जाए बगैर ही जो आप लेन देन कर सकते हैं।
ठीक है। और भारत में 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, मत भूलना, याद कर लेना, कोई चांस नहीं है भूलने का भाई। वित्तीय समितियां, लोक लेखा समिति केसी वेणुगोपाल, प्राक्कलन समिति संजय जायसवाल, सार्वजनिक उपक्रम समिति बैजयंत पांडा। विभाग संबंधी स्थायी समितियों की बात करें तो विदेशी मामलों की स्थायी समिति शशि थरूर, कृषि संबंधी समिति रणजीत सिंह चन्नी, ग्रामीण विकास समिति सप्तगिरी शंकर, शिक्षा समिति दिग्विजय सिंह। संसद विभाग में टोटल 24 समितियां हैं। लोकसभा के तहत 16 और राज्यसभा के तहत 8 समितियों का गठन होता है और प्रत्येक समितियों में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 लोकसभा से 10 जो है राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, वीडियो यहीं तक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।